अरे मित्रों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। इसके सिद्धांत के या इस स्ट्रेटजी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं लिटिल हार्ट, कैप्टन BH लिटिल हार्ट, जिनका पूरा नाम है कैप्टन बेफिन हेनरी लिटिल हार्ट। इनका जन्म जो हुआ था 1895 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जो है जनरलों का गुरु भी कहा जाता है। हालांकि इनके पुस्तकों के बारे में विस्तार से हमने अपने पहले वीडियो में हम दे चुके हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन अर्थात अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच नामक पुस्तक में ही अपने इस स्ट्रेटजी का वर्णन इन्होंने किया है। ये स्ट्रेटजी है क्या चीज़, चलिए हम देख लेते हैं। इसकी इनको आवश्यकता क्यों पड़ी। इन्होंने अपने समय के 30 युद्धों और 280 लड़ाइयों, युद्ध और लड़ाई, यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हैं। युद्ध क्या है, लड़ाई क्या है, क्या दोनों एक ही चीज़ है। हालांकि एक दूसरे के लिए हम कभी कभी दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, युद्ध के लिए लड़ाई और लड़ाई के लिए युद्ध, जबकि दोनों में पर्याप्त रूप से अंतर भी है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि युद्ध जो होता है उसकी एक विस्तृत अवधारणा होती है, जबकि लड़ाई जो होती है वो युद्ध का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे रक्षा और सुरक्षा में अंतर होता है, सुरक्षा एक विस्तृत अवधारणा होती है, ठीक। सुरक्षा में कई चीज़ें आ जाती हैं, कई क्षेत्र आ जाते हैं, जबकि रक्षा मात्र सैन्य संघर्ष तक ही सीमित होता है। रक्षा जो है मात्र सशस्त्र संघर्ष, सेनाओं के लिए या युद्ध के लिए रक्षा शब्द, ठीक है। उसी तरह युद्ध और लड़ाइयों में भी अंतर होता है। युद्ध की एक विस्तृत अवधारणा होती है और लड़ाई जो है युद्ध का मात्र एक भाग होता है। अर्थात एक युद्ध कई लड़ाइयों के माध्यम से निर्धारित हो सकता है, अर्थात एक युद्ध का निर्णय कई लड़ाइयों के माध्यम से हो सकता है, एक ही लड़ाई के माध्यम से हो सकता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कई लड़ाइयाँ हुई थी, जिसको कहा जाता है सोमे का संग्राम, कैम्ब्रे का संग्राम, वाइपर्स का संग्राम, तो ये सब जो है लड़ाइयाँ हैं। बाकी युद्ध तो एक ही है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। और ये बात दूसरी है कि युद्ध के अधिकांश मार्ग लड़ाइयों से ही होकर गुजरते हैं, या युद्ध के अधिकांश निर्णय लड़ाइयों से ही पूरा होते हैं। या यूं कहा जा सकता है कि युद्ध के द्वारा ये राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का अंतिम विकल्प युद्ध है, और युद्ध जो है लड़ाइयों के माध्यम से अधिकता पूरा किया जाता है। या युद्ध कई प्रकार के हो सकते हैं, शीत युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध, कूटनीतिक युद्ध, जो भी है युद्ध कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी में खून खराबा हो सकता है, किसी में खून खराबा रहित हो सकता है, जैसे शीत युद्ध हो गया, मनोवैज्ञानिक युद्ध हो गया, आर्थिक युद्ध हो गया। लेकिन लड़ाइयाँ जो हैं वो युद्ध के मैदान में और डायरेक्ट जो है जब तक मारकाट होता है, और युद्धों में युद्ध का उद्देश्य राजनीतिक होता है, जबकि लड़ाइयों का उद्देश्य सिर्फ मारपीट तक ही सीमित होता है, ठीक। राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए युद्ध किया जाता है, जबकि लड़ाइयों का उद्देश्य सिर्फ सैनिकों द्वारा दूसरे सैनिकों को मारना होता है। तो युद्ध और लड़ाइयों में यही अंतर है। हालांकि इसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, इन्होंने अपने समय के 30 युद्धों एवं 280 लड़ाइयों का अध्ययन किया, जिसमें 6 युद्धों को छोड़कर लगभग सभी युद्धों में अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा ही सफलता मिली थी। अब ये हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष उपाय क्या है या प्रत्यक्ष उपाय क्या है। प्रत्यक्ष उपाय में क्या किया जाता है, अगर शत्रु को हम बिना किसी छल बल कपट के, ना किसी चालों के, बिना किसी युद्ध नीति के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, डायरेक्ट अपनी ताकत से सीधे युद्ध भूमि में अगर हम पराजित करते हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष युद्ध। अर्थात शत्रु को युद्ध भूमि में अपनी शक्ति से पराजित करना वो प्रत्यक्ष युद्ध होता है, या उसे कहते हैं प्रत्यक्ष उपाय। अगर इसके विपरीत अप्रत्यक्ष उपाय हम किसको कहेंगे, अगर हम वास्तविक युद्ध के प्रारंभ होने से पहले कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हमारा शत्रु कमजोर हो जाए, जब कमजोर हो जाए तो प्रत्यक्ष युद्ध में उसको हम समाप्त कर दें, तो प्रत्यक्ष युद्ध या वास्तविक युद्ध के पहले जो व्यवस्था अपनाई जाए, जो कार्रवाई की जाए शत्रु को कमजोर करने वाली, वही कहा जाता है या प्रत्यक्ष उपाय। अर्थात वास्तविक संग्राम के पहले कुछ ऐसे उपाय करना जिससे शत्रु के लड़ने की शक्ति कम हो जाए या समाप्त हो जाए, ठीक। या अगर कम हो जाएगी तो वास्तविक युद्ध के समय हम उसको आसानी से पराजित कर सकेंगे, आसानी से वो हमारे सामने हथियार डाल सकता है, आसानी से उसको हम पराजित भी कर सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। अर्थात अप्रत्यक्ष उपाय
उन उपायों में से एक है जो वास्तविक संग्राम के पहले ही शत्रु को कमजोर करना, वही है अप्रत्यक्ष उपाय। अब इसके लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और क्या क्या लाभ होता है। अब देखा जाए तो अप्रत्यक्ष उपाय जो है वो वास्तविक संग्राम के पूर्व अपनाया जाता है, अर्थात सेनाएं जब युद्ध के मैदान में ना हो, लड़ने के लिए तैयार ना हो या लड़ाई ना प्रारंभ हो, उसके पहले हम शत्रु को कमजोर करने की जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो है अप्रत्यक्ष उपाय। अब देखा जाए तो अप्रत्यक्ष उपायों में शत्रु का दो प्रकार से विघटन किया जाता है। विघटन का मतलब शत्रु का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीके से दो प्रकार से शत्रुओं को नुकसान किया जाता है, तभी उनका मनोबल गिरेगा, युद्ध लड़ने की क्षमता, युद्ध लड़ने की क्षमता कम होगी, लड़ाई लड़ने की क्षमता कम होगी, ठीक, तभी उन पे उसका प्रभाव पड़ेगा। वो है भौतिक विघटन और मानसिक विघटन। वैसे देखा जाए अगर शत्रु का भौतिक विघटन अगर किया जाता है शत्रु के सामने, तो मानसिक विघटन उसका अपने आप हो जाता है। जैसे हमारे ही सामने अगर हमारा कोई नुकसान किया जाए, हमारे खेतों को आग लगा दिया जाए, हमारे घरों को गिरा दिया जाए, हमारी कोई चीज़ जो है समाप्त कर दी जाए, किन्हीं चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है कि या तो हम उसका प्रतिकार करने की क्षमता रखेंगे या तो प्रतिकार करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे जो है अपने आप ही जो है गिर जाएगा। ठीक, ये बात दूसरी है कि सबका नहीं गिरता है, लेकिन अधिकांश जो है व्यक्तियों का, अधिकांश सैनिकों का गिर जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके लिए किन किन तरीकों का उपयोग किया जाता है। चलिए, अप्रत्यक्ष उपायों से पहले लाभ क्या होता है। युद्ध के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा परिणाम अर्थात हमारे पक्ष में युद्ध हो जाएगा और कम से कम समय में और कम विनाश में आपको विजय मिल जाएगी, अर्थात समय भी कम लगेगा क्योंकि पहले ही काफ़ी हद तक हम बर्बाद कर चुके होंगे शत्रुओं को, और कम से कम विनाश होगा, अर्थात युद्ध में जो भी पूरी ताकत से लड़ता हमारा भी विनाश करता, स्वयं का भी विनाश होता। ऐसी स्थिति में हो सकता है अप्रत्यक्ष उपायों में युद्ध के पहले ही आत्मसमर्पण कर दे हमारा शत्रु, या हो सकता है थोड़ी देर युद्ध लड़ने के बाद, चूंकि कमजोर हो चुका होगा पहले से, तो थोड़ी देर युद्ध लड़ने के बाद भी वो आत्मसमर्पण कर सकता है, अर्थात ना तो हमारा अधिक विनाश होगा ना ही शत्रु का अधिक विनाश होगा। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से उनका मनोबल भी गिरा रहेगा, हमारा मनोबल उच्च होगा, उनकी लड़ने की क्षमता समाप्त हो चुकी होगी और कम समय भी कम लगेगा, विनाश भी कम होगा, उसमें भी हमको विजय मिल जाएगी। और दूसरा, शत्रु शीघ्रता से आत्मसमर्पण कर देगा, सीधी सी बात वही चीज है। आगे हम देखते हैं अप्रत्यक्ष उपायों में कौन कौन सी विधि हम अपनाते हैं। देखा जाए, देखिए पहली बात तो शत्रु को अनियंत्रित करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। शत्रु अनियंत्रित होगा तभी उसका मनोबल गिरेगा, तभी उसकी शक्ति कम होगी, मनोबल गिरेगा, युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचेगा, तो सीधी सी बात है वो कमजोर होगा। दूसरी बात, मार्च करते हुए शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। अगर शत्रु चल फिर रहा है तो उसे चूंकि युद्ध भूमि में पहुंचने की जल्दी होती है, बैटल फील्ड में, ठीक, तो उस समय वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे से अगर आक्रमण कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो तैयार नहीं होगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका नुकसान कर सकते हैं, और उसका ज़्यादा नुकसान हुआ तो सीधी सी बात है उसकी आक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाएगी, यहाँ तक कि उसकी सैन्य संरचना भी नष्ट हो सकती है। अब ये देखना है कि हमको आक्रमण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसकी प्रतिरोधक आक्रमण क्षमता कम करनी चाहिए, आक्रामक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, आक्रामक क्षमता और सैन्य संरचना, इन तीनों को नष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, अगला जो है, शत्रु के यातायात और संचार मार्ग को काटकर अवरोध उत्पन्न कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी शत्रु जो है अपने आप में स्वयं भी परेशान हो जाएगा, तो युद्ध क्या लड़ेगा, युद्ध लड़ने की क्षमता उसकी वैसे भी समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर दिमाग डिस्टर्ब हो जाए और कंपटीशन सामने हो, तो सीधी सी बात है जब दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो कंपटीशन की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, ना ही आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। तो बिल्कुल यही स्थिति इसमें भी है युद्ध के मैदान में। अगर युद्ध के पहले ही सैनिकों को बुरी तरह से थका दिया जाए, शारीरिक रूप से थका दिया जाए, मानसिक रूप से थका दिया जाए, तो उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता जो है युद्ध भूमि में पहुंचते पहुंचते वैसे भी समाप्त हो जाएगी। और उस स्थान पर आक्रमण करना चाहिए जिसकी शत्रु को संभावना ही ना हो, और जहां पर शत्रु को संभावना ना हो ऐसी स्थिति में शत्रु पर आश्चर्यचकित हो जाएगा। और आश्चर्यचकित अगर शत्रु हुआ
तो उसकी जो है उसके अंदर किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अर्थात क्या करें क्या ना करें। आप बताइए, कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए, कोई ऐसा कार्य हो जाए, घर में कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको हम ये समझे ही नहीं कि ये भी हमारे यहाँ हो सकता है, हमारे साथ ये भी हो सकता है। हमारे साथ कोई हमारा वफादार मित्र अगर गद्दारी करे तो कभी ये होता है कि हमने इससे ऐसी उम्मीद तो हमने नहीं की थी कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। तो उस स्थिति में व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। या जिस पर हम भरोसा करें अगर वही भरोसा अचानक तोड़ दे युद्ध के मैदान में या मौत के मुंह में जाने के पहले, तो स्थिति क्या होगी? किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आएगी। अर्थात क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी स्थिति में शत्रु को आश्चर्यचकित अगर शत्रु हुआ तो सीधी सी बात है, वो शीघ्र निर्णय नहीं ले पाएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। यही स्थिति मार्च करते हुए शत्रु पर जब आक्रमण करेंगे तब भी, या उन स्थानों पर आक्रमण करेंगे जिनकी संभावना शत्रु को नहीं होगी, तब भी शत्रु दोनों स्थितियों में अनियंत्रित होगा, आश्चर्यचकित होगा और किंकर्तव्य विमूढ़ होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम शक्ति वाले स्थान पर आक्रमण करके उसे नष्ट करना चाहिए। अर्थात जहां पर उसकी शक्ति कमजोर हो वहीं पर पहले आक्रमण किया जाए, ताकि ये तो अपने मन में रहे कि हमने इतनी शक्ति उनकी समाप्त कर दी है। इतना अर्थात जितनी शक्ति उनकी हम समाप्त करेंगे उतना हम उनको कमजोर करेंगे। भाई अगर वो 50,000 की सैनिक लेके चला है, 5,000 अलग कहीं छोटी टुकड़ियों के रूप में है, अगर 5,000 को अगर हम नष्ट कर देते हैं तो 45,000 उसके पास बचेगी। तो हमारे मन में ये रहेगा चलिए उसके पास शक्ति हमने कम कर दी, और उसके मन में ये दबाव रहेगा कि हमारे 5,000 सैनिक मारे गए हैं, अर्थात हमारी शक्ति कम हो गई है। दूसरा है शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करना। ठीक, एक भी कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगला है विभिन्न प्रकार के प्रचार एवं अफवाह माध्यमों का सहारा लेकर जनता व सेना का मनोबल तोड़ना, क्योंकि प्रचार और अफवाहों के द्वारा जनता का भी मनोबल टूटता है और सेना का भी मनोबल टूटता है। तो जब सेना का मनोबल ही गिरा रहेगा तो सेना युद्ध में कहाँ तक लड़ पाएगी। और ऐसी कार्रवाई करना कि शत्रु हर समय असमंजस की स्थिति में पड़ा रहे। असमंजस की स्थिति में जब शत्रु हमारा रहेगा तो हमसे लड़ेगा क्या। ठीक, और शत्रु को भौतिक एवं मानसिक रूप से कमजोर करने के बाद वास्तविक आक्रमण करना चाहिए। अर्थात जितना हो सके युद्ध के पूर्व, वास्तविक युद्ध के पूर्व हम शत्रु को अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा निम्न तरीकों को अपनाकर, इसके अतिरिक्त और भी कोई चीज दिमाग में आती है तो उन तरीकों को अपनाकर शत्रु को कमजोर करते रहना चाहिए, ताकि वास्तविक युद्ध में हम उनको शीघ्रता से उनको हम पराजित कर सकें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो शत्रु के विघटन, जो दोनों प्रकार का विघटन होता है भौतिक और मानसिक, इनके लिए दो माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर आश्चर्य होता है, दो माध्यम होते हैं, आश्चर्य और गतिशीलता। भाई आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्यचकित करने के लिए गतिशील सेनाओं का प्रयोग करना होगा। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट इसमें भी है, आप लोग अपने मन में रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब हम अपनी कार्रवाई द्वारा हम शत्रु को आश्चर्य में डालते हैं, आश्चर्य में कब डालेंगे? जब शत्रु ऐसा कार्य करेंगे जिसकी शत्रु को संभावना नहीं होगी, तभी आश्चर्य में पड़ेगा। ठीक, तो वह अपनी सोची समझी चाल के तहत आक्रमण करने में अक्षम हो जाता है, और तब शत्रु में किंकर्तव्य विमूढ़ता आती है। वही चीज़ जो हम आपको बता चुके थे, शत्रु क्या करे क्या ना करे, ऐसी स्थिति उसके अंदर पैदा हो जाती है, और इस समय ना तो अपना निर्णय बदल पाता है और ना कोई नया निर्णय ले पाता है। और जब तक कोई नया निर्णय ले तब तक वह बर्बाद हो चुका होता है। पहली बात तो कुछ समय लगेगा। बिजली की गति से गतिशील सेनाओं के द्वारा जब हम कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं कि शत्रु को जिसकी संभावना ना हो तो आश्चर्यचकित होगा, किंकर्तव्य विमूढ़ होगा, और अचानक कोई ऐसा निर्णय जब तक लेगा तब तक गतिशील सेनाओं द्वारा हमारे आक्रमण से वो काफी हद तक बर्बाद हो चुका होगा। ठीक, शत्रु आश्चर्य में तब पड़ता है जब हम उसकी सोची समझी चाल के विपरीत कार्य करते हैं। अर्थात वो जो समझ रहा है हमारा शत्रु ऐसा करेगा, और जब उसके उल्टा चाल अगर हम चलेंगे तो तभी जो है शत्रु आश्चर्य में पड़ेगा। और अपनी गतिशील सेना के द्वारा हम तेजी से कार्रवाई पर कार्रवाई जब करते जाते हैं तो शत्रु शीघ्र निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। ठीक, और ऐसी कार्रवाई एवं ऐसा आक्रमण जिसकी शत्रु को संभावना न हो वह शत्रु को और भी अक्षम बना देती है। और यही वह समय होता है कि जब एक कमांडर के, एक सेनापति के योग्यता, बुद्धि एवं शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण होता है।
इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि सेनाओं में जब अधिकारियों की भर्ती होती है तो वहाँ पर भी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है। एनडीए और सीडीएफ में ये चीज़ें, ये परीक्षण होता है। इसलिए वहाँ पर इंटरव्यू तुरंत नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, 10-5 मिनट में नहीं होता टीचरों की तरह। वहाँ पर इंटरव्यू 1 हफ्ते, अर्थात वहाँ पर मेरिट कभी नहीं घटाई जाती। सीटों भले खाली रह जाएं, लेकिन अयोग्य अधिकारियों की भर्ती कभी नहीं होती। कहने का मतलब कमांडर में ये गुण होना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि सभी कमांडर्स युद्ध को जीतने के लिए ही प्रयास करते हैं, उसके लिए चाल, छल बल, कपट, धोखा, चाल, ठीक है, सब कुछ अपनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कमांडर की में एक ऐसी योग्यता और ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि जो शीघ्र निर्णय ले सके। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं चैप्टर आपके समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।